हाय गाइस, मेरा नाम है मेहताब और आज मैं आपके सामने क्लास लेके आया हूँ क्लास 8 और उसका हमारे पास एक टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। आज हम इसको समझेंगे डिटेल में, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन की सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हमको कुछ टर्म्स समझने होंगे। जो टर्म्स हमारे क्वेश्चन में आते हैं अक्सर हम लोग उनमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। सबसे पहले टर्म्स हम समझ लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल बेसिकली वो सब टर्म्स होते हैं जिनमें हम जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस में, वो सभी वेरिएबल होते हैं। लाइक एक्स, वाई, जेड एंड ए बी सी एंड सो ऑन। इसी तरह के जो लेटर्स हम अल्फ़ाबेट के यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, वो सब वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स इसके सेंस से हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल ही इनको क्यों कहा जाता है। वेरिएबल मीन्स होता है चेंजेबल, यानी जिनकी मीनिंग चेंज होती है। क्वेश्चंस में भी आप देखते होंगे कभी कभी लिखा होता है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 5 और कहीं दूसरे क्वेश्चन में लिखा है x इज इक्वल टू 12। इसी से हमको क्लियर हो जाता है कि वेरिएबल हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। एक क्वेश्चन में ये वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, इसीलिए हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक टर्म आता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट यानी फिक्स, और फिक्स वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, सो ऑन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे की जितने भी है न्यूमेरिकल वैल्यू, काउंटिंग वैल्यूज हैं, वो सब कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा टर्म आता है टर्म। टर्म है और इसको टर्म समझेंगे हम इसमें, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म भी आता है। और टर्म समझने के लिए हमको लिखना होगा, सबसे पहले एक टर्म लिख लेते हैं। सपोज ये हमने लिख लिया 2xy। इसके अंदर हम देख रहे हैं 2 जो है वो कांस्टेंट है, हमने अभी समझा कांस्टेंट है, वो भी लिखा है। x लिखा हो, y लिखा है। बेसिकली हम क्वेश्चंस में नंबर्स को मल्टीप्लाई के टर्म में लिखते थे, लेकिन अलजेब्रा में हम ऐसा नहीं करते हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 2 × x × y, इसका भी मीन्स यही है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिख के डायरेक्टली इस तरह से लिख देते हैं 2xy। ठीक है। अब ये टर्म है या इसमें कितने टर्म हैं वो हम समझते हैं। तो टर्म कैसे बनता है पहले वो देखते हैं। जितने भी हमारे पास चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो जब मल्टीप्लाई में हो या डिवाइडेशन में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ध्यान से समझेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट जब हमारे पास में एक साथ मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो वो हमारा एक टर्म बन जाता है, एक टर्म है। इसी तरह से अभी हमने ये तो मल्टीप्लाई में हो गए, डिवाइड के टर्म में अगर हम इसको समझें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक टर्म है 3/4 xy, ये भी एक टर्म है। यानी इसमें जितने भी हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट्स है वो सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। तो इस तरह से जितने भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ मल्टीप्लाई में होंगे, चाहे वो 1 हो 2 हो चाहे उससे ज़्यादा हो। सपोज अगर हमारे पास इस तरह से मिले 2 × 4 × 8 × x y z a b c, देखने में तो बड़ा लगता है लेकिन इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास पूरा टर्म एक ही टर्म है, ना कि 2 टर्म है। अब जब एक टर्म है तो दूसरा टर्म कैसे पता चलेगा? अब इतना लिखने के बाद भी एक टर्म है, छोटा सा लिखने के बाद भी एक टर्म है, तो दूसरा टर्म कहाँ से आएगा, सेकेंड टर्म कहाँ से आएगा, उसको समझने के लिए हमें साइन होंगे। बस हमारे पास में जो ये प्लस का साइन और माइनस का साइन, ये दोनों साइन ही टर्म्स को डिवाइड करते हैं, यानी बंटवारा करते हैं। यही बताते हैं कि टर्म एक टर्म दूसरे टर्म से अलग हो रहा है। सपोज ये लिख देते हैं हम 2x + 3y, देख सकते हैं वो छोटा है 2x इस तरफ 3y, बीच में जो साइन आ रहा है प्लस आ रहा है। इट मीन जो प्लस का साइन है वो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर रहा है, इसको अलग और इसको अलग। तो इस तरह से हमारे पास निकल जाते हैं 2 टर्म। इसमें अगर हम एक और थोड़ा सा लिख दें, सपोज 4z हम ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं, और -4z, तो प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों ही साइन सेपरेट करने का काम करते हैं। उस तरह से हमारे पास ये आते हैं 1 2 3 टर्म्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमको क्लियर हो गया टर्म को हम इस तरह से 2xy करके लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास एक टर्म बन गया। ठीक है। अब आगे आते हैं एक्सप्रेशन पे। जैसा कि हमने ये भी लिखा, इससे समझ लेंगे एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन जितने भी टर्म्स होते हैं, टर्म्स होंगे हमारे पास, एक टर्म हो 2 टर्म हो या उससे ज़्यादा हो, उन टर्म्स का एक पूरा कंबाइंड फॉर्म बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन।
अलजेब्रा के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो बन जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आते हैं कोफिशिएंट पे। उससे पहले हम इसको नोट करें, थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको तब तक वीडियो को रोकें और इसको नोट करें हम लोग। इसके बाद आता है कोफिशिएंट, एक टर्म आता है, इसको समझ लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई टर्म है 2x/z, फाइंड करना है। सपोज क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y। ये टर्म है, इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ y फाइंड करना है। जिस किसी टर्म में हमको कोफिशिएंट फाइंड करना होता है, जिसका फाइंड करना होता है, सपोज यहाँ पे y का फाइंड करना क्वेश्चन में, तो उस टर्म में उस वैल्यू को छोड़ के बाकी जितना बचता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट आता है हमारे पास 2x, y को हटा देंगे बस, z, यानी हमारे पास निकल के आता है 2xz। एक और देख लेते हैं, अगले एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं इसको सेकंड में। हमारे पास कोई क्वेश्चन है 4xy²z। इस केस में हमको अगर फाइंड करना हो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, इस बार x का फाइंड कर लेते हैं, x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। इट मीन्स इस पूरे में x के मल्टीप्लाई में जितना भी मैटर है वो इसका आंसर होगा, x को छोड़ना है बस। तो कोफिशिएंट इसका आंसर हो जाएगा 4y²z। ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 को एक और हम समझ लेते हैं, एक माइनस का काम ले लेते हैं, उसमें समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज हमारे पास 15ab² हमको फाइंड करना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b²। इस बार हमको b² का कोफिशिएंट फाइंड करना है, ये हमने ले लिया -15ab²x, ठीक है। ab²x अच्छे से ab²x फाइंड करना b² का, पहले बता चुके हैं। जिसका हमको फाइंड करना होता है उसको छोड़ के बाकी जितना मैटर होता है वो सब आंसर होता है। यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा -b रहेगा इस बार, -15a। b का हमको फाइंड करना है, b² नहीं लिखेंगे, आंसर आ जाएगा x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हमको फाइंड करना हो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b, सिर्फ b का, ना कि b² का। उस केस में हमारे पास में आंसर निकल के जो आएगा वो ये आएगा -15 रहेगा, a रहेगा, क्योंकि b² अपने आप में b इंटू b होता है। यानी अगर हम b² को अलग अलग इस तरह से b करके लिखें तो सिर्फ b का फाइंड करने के लिए एक b और बच जाता है जो कि b के मल्टीप्लाई में है। तो इसमें हमारे पास 15 -15 ab और x, ये आंसर आता है। तो इस तरह से ये इसका सेकंड मेथड हो जाता है। यानी अगर हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके सॉल्व करें तो हम इस तरह से निकल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन में आज हमने देखा वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, एक्सप्रेशन और कोफिशिएंट। तो हमारे क्वेश्चन में टर्म ये हमेशा यूज़ होते हैं। ये अगर हमको क्लियर हो गया तो हमें इस पूरी एक्सरसाइज को समझना, पूरी लेसन को समझना आसान हो जाएगा, जो कि ये आगे की क्लासेस में भी यही टर्म्स आते हैं, 9th 10th और फर्दर क्लासेस में यही टर्म्स यूज होते हैं। इन्हीं टर्म्स के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो तब तक आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, पॉइंट आता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी क्वेश्चंस में हमारे आता है अक्सर। लाइक हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वाला है, समझते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है 5xy, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? किसी भी टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर हमको फाइंड करना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है या फिर उस टर्म का न्यूमेरिक फैक्टर जो होता है वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इफ वी हैव एग्जांपल -7abc
देन द न्यूमेरिकल, इसको हम n और c लिख देते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म विल बी -7। तो ये आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अभी हमने टर्म देखा था, अब टर्म भी 2 टाइप्स के होते हैं, वन लाइक और सेकंड अनलाइक। जैसे कि नाम से लाइक मतलब कि लाइक का मीन्स होता है एक जैसा या पसंद होना, अनलाइक मतलब अलग अलग। तो टर्म सपोज हमारे पास में कोई दो टर्म है, यहाँ पे लिख देते हैं 4xy लिख देते हैं और ये लिख देते हैं 5xy। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें हमको 4xy और 5xy में कुछ चीज़ें तो कॉमन नज़र आ रही हैं, x और y, लेकिन 4 और 5 अलग अलग है। बस यही चीज़ समझनी है हमको। लाइक टर्म वो टर्म होते हैं, वो उन टर्म में जिसमें वेरिएबल पहले बता चुके हैं, अलजेब्रिक जितने भी होते हैं ABCD XYZ, उन वो सेम हो, वेरिएबल सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो। टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल विद सेम पावर आर लाइक टर्म्स, यानी ये जो टर्म्स हैं वो लाइक टर्म होंगे। इनको हम कह देंगे कि ये क्या होंगे हमारे पास में लाइक टर्म होंगे। समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से। जब हमारे पास कोई दो एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा हो, उनके वेरिएबल अगर हम देखें तो वो सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। और उसी से जब हम इस तरह से समझ लेंगे, इसमें हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज हमारे पास लिखा हो 15ABC, अनदर 14BAC, और एक और ले लेते हैं 60CAB। ये एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल में हमारे पास टर्म आ गए हैं 3, देख सकते हैं आप। एक टर्म ये है, टर्म ये है, टर्म ये है। इन टर्म को लाइक है या अनलाइक है ये हमको फाइंड करना है। हमने बताया अभी वेरिएबल सेम होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल ABC है, यहाँ पे भी ABC ही है और यहाँ पे भी ABC है। तो अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इससे कोई मैटर नहीं होता है। जैसे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, तो सपोज 3 × 4, 4 × 3 12, और आप जानते भी होंगे सेम होते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम होता है। मल्टीप्लाई में होनी चाहिए ABC 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 ABC। तो इस तरह से ये भी हमारे पास निकल के आते हैं लाइक टर्म। थोड़ा सा इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और उसी से हम समझ सकते हैं कि अनलाइक टर्म क्या होता है। तो ये हमने समझ लिया लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। एग्जांपल 15AB² लिख देते हैं और 14B² सेम लिख रहे हैं, बस B की पावर देखेंगे ध्यान से, B की पावर चेंज की बस हमने। अगली बार हम क्या कर रहे हैं 60, इसको एज इट इज नोट कर देते हैं। अब हम उसको फाइंड करना होगा। क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, फाइंड लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स फाइंड करने होंगे। तो लाइक टर्म में वो लाइक टर्म्स होते हैं जिनकी वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल की पावर भी सेम होती है। यानी अगर हम इन दोनों को देखें तो न्यूमेरिकल को वैल्यू को नहीं देखना है, पहले समझ लेना आप लोग। न्यूमेरिकल वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं देखना है, वो 15, 14, 16 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको वेरिएबल पे फोकस करना है, वेरिएबल की पावर पे। यहाँ पे A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे B और यहाँ पे भी B विद पावर 2। यहाँ पे भी पावर 2, यहाँ पे पावर 2। ये तो ये हमारे पास आ जाते हैं लाइक टर्म। ये हमारी लाइक टर्म हो जाएंगे 15AB² एंड 14B² तो ये है हमारे लाइक टर्म। इसी क्वेश्चन में अनलाइक टर्म कौन से होंगे, ये और ये को अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो अनलाइक हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, लेकिन B की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, C की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अनलाइक टर्म को अगर हम सॉल्यूशन करें, अनलाइक टर्म्स हमारे हो जाते हैं ये
और ये, या ये और ये। 15 A B स्क्वायर C और 60 CAB, ये दोनों आपस में क्या है, अनलाइक टर्म है। या फिर इसको इससे भी कंपैरिजन कर दिया जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं 15 B स्क्वायर AC और 60 CAB। और ठीक है, तो इसी टर्म से हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को समझ सकते हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, जब ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो तब हमको लाइक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं वो लाइक टर्म्स का ही करते हैं। अनलाइक टर्म को आपस में ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में अलग है, वो चीज़ें हम आगे समझेंगे, लेकिन जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लाइक टर्म्स को ही एक साथ ऑपरेट कर पाएंगे। उसके लिए हमको लाइक टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक आता है एक्सप्रेशन। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन को अलग अलग टर्म के बेस पे नॉमिनेशन किया जाता है, नाम से अलग बोला जाता है। उसमें अलग तरह नाम आता है मोनोमियल। जैसा कि इसके नाम से मोनोमियल मतलब सिंगल होता है, जिसमें सिंगल टर्म हो। सपोज ये हमारे पास लिखा है, ये एक टर्म है, तो ये हमारे पास मोनोमियल एक्सप्रेशन हो गई। दूसरे नंबर पे आता है बाइनोमियल। चालू। बाइनोमियल मीन्स टू, बाई से क्लियर होता है टू, यानी जिसमें टू टर्म हो। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 7xy, तो जिसमें हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये हमारे पास क्या आता है, बाइनोमियल। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। अब तो आप लोग मुझसे पहले ही आंसर दे देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आंसर करेंगे ज़रूर। ट्राइनोमियल आप लोग मुझसे बता सकते हैं। ट्राई मीन्स 3, यानी कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। तो उसको हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 2AB प्लस 4BC प्लस 9XY। ज़रूरी नहीं है सेम टर्म हो, अलग अलग तरह के टर्म्स हो सकते हैं। बस मेन क्या है, टर्म। कितने टर्म, 3 टर्म। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में हम इनको पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। पॉलिनोमियल यानी ये हमारे सब जो है इनको कंबाइंड फॉर्म में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पर्टिकुलर जब एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगे एक्सप्रेशन में तो बाइनोमियल, और 3 टर्म हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल। और इसी तरह से आप इनको डिफाइन भी कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको इस तरह से मिलेगा कि आपके पास पर्टिकुलर टर्म्स मिलेंगे और आपको फाइंड करना होगा कि इनमें कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया। बहुत इजी चैप्टर है। और इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जैसा भी कमेंट आपको अच्छा लगे ज़रूर बताएं। और आपको अगर किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमको ज़रूर बताएं। हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे।